उसने तीनों छोटे ड्रैगनों पर जादुई धूल छिड़क दी। अगले ही पल उनके शरीर तेजी से फूलने लगे। वे तय समय से पहले ही इवॉल्व हो गए। राजा ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ उस विशाल ड्रैगन को एक ही झटके में लात मारकर दूर फेंक दिया। लेकिन उसे ये एहसास नहीं था कि ड्रैगन ने एक नई शक्ति हासिल कर ली है, ड्रैगन्स ब्रेथ। दुर्भाग्य से अब राजा के पास एक अमर शरीर था, इसलिए ड्रैगन की आग भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। ये सब होते देख उसके दिल में गहरा पछतावा उमड़ पड़ा, क्योंकि सिर्फ एक दिन पहले वही था जिसने उस डिवाइन तलवार को खोजा था। यहाँ तक कि रानी भी अपनी शक्तिशाली जादुई ताकतों के बावजूद उसका सामना नहीं कर सकी। उस तलवार से लैस होकर जो लोहे को मक्खन की तरह काट सकती थी, उसने सैनिकों को आसानी से डरा दिया। फिर उसने वह तलवार डीमन लॉर्ड को सौंप दी, इस उम्मीद में कि वह अपना वादा निभाएगा और उसे आधुनिक दुनिया में वापस भेज देगा। लेकिन जैसे ही डीमन लॉर्ड के हाथ वह हथियार लगा, उसने पलटकर राजा से ही सौदा कर लिया और उसे एटर्नल स्टोन के बदले में दे दिया। असल में वही रत्न जो जादुई तलवार में जड़ा हुआ था, अमरता की असली कुंजी था। और अंत में यह भी सामने आया कि राजा ने भी अपना वादा नहीं निभाया। उसने डीमन लॉर्ड को असली पत्थर की जगह नकली पत्थर दे दिया। अब दोनों दिव्य कलाकृतियां राजा के कब्जे में थी। फिल्म की शुरुआत एक बेहद रहस्यमयी और तनाव से भरे दृश्य से होती है। घना अंधेरा जंगल, पेड़ों के बीच तेजी से भागता हुआ एक आदमी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा होता है, जैसे वो किसी भयानक चीज से अपनी जान बचाकर भाग रहा हो। उस आदमी का नाम अल्योशा था। वह पूरी ताकत से भाग रहा होता है। तभी अचानक उसके सामने एक रानी प्रकट होती है। उसकी एंट्री किसी साधारण इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली जादुई सत्ता की तरह होती है। रानी अपनी भयानक जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती है और देखते ही देखते अल्योशा का शरीर पत्थर में बदलने लगता है। पहले उसके पैर जकड़ते हैं, फिर धीरे धीरे उसका पूरा शरीर सख्त होकर पत्थर बन जाता है। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह बेजान पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है। असल में वो रानी एक रहस्यमयी और जादुई स्थान को ढूंढ रही थी। वो जगह बहुत खास थी और उसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। अल्योशा उन गिने चुने लोगों में से एक था जो उस स्थान का रहस्य जानता था, लेकिन वह उस जगह की रक्षा करना चाहता था। वो किसी भी हालत में उस रानी को उस स्थान के बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। इसी जिद और साहस की सजा उसे पत्थर बनकर चुकानी पड़ी। अल्योशा का एक साथी किसी तरह वहाँ से जान बचाकर भाग निकलता है। वह दौड़ते दौड़ते पास के पानी में कूद जाता है और रानी की नजरों से बच जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि रानी ने पहले भी कई लोगों को अपनी जादुई शक्तियों से पत्थर में बदल दिया है। पूरा इलाका मानो पत्थर की मूर्तियों का कब्रिस्तान बन चुका था। इसके बाद कहानी के मुख्य किरदार इवान की एंट्री होती है। इवान एक जादूगर था। वह बचपन से ही अपने परिवार से अलग रहा था, लेकिन सच्चाई का खुलासा हमें बाद में होता है। फिलहाल वो एक साधारण इंसान की तरह शहर में रहता है और अलग अलग तरह के अनुष्ठान और जादुई शो करके लोगों का मनोरंजन करता है। यही उसका पेशा था और इसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी। एक दिन जब वह अपना शो खत्म करके घर लौट रहा होता है, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत से होती है। वो औरत अजीब ढंग से इवान को देखती है और कहती है कि वह जल्द ही दूसरी दुनिया में जाने वाला है। उसकी आवाज में अजीब सा विश्वास होता है, लेकिन इवान इस बात को मजाक या बकवास समझकर नजरअंदाज कर देता है और अपने घर चला जाता है। इवान अपने घर में अकेला रहता था। उसके साथ बस एक नौकरानी थी जो घर का सारा काम संभालती थी। उसकी जिंदगी सामान्य दिखती थी, लेकिन अंदर से वो हमेशा कुछ अधूरा सा महसूस करता था। इसी दौरान इवान की मुलाकात एक औरत से होती है जो अपनी परेशानियों का हल ढूंढते हुए उसके पास आती है। इवान उसके घर का निरीक्षण करता है और उसे बताता है कि उसके घर में काली ऊर्जा है। वह दावा करता है कि इसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से उसका पति उसे धोखा दे रहा है। औरत उसकी बातों पर यकीन कर लेती है। इवान एक अनुष्ठान करता है और उस तथाकथित काली ऊर्जा को हटाने का नाटक करता है। बदले में वह औरत उसे भारी रकम देती है। एक दिन एक महिला डॉक्टर इवान के जादू और अनुष्ठानों के बारे में सुनकर उससे संपर्क करती है। वह बताती है कि उसके पास एक छोटा बच्चा है जो लंबे समय से कोमा में है। डॉक्टरों ने उसे होश में लाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन कोई भी दवा या इलाज असर नहीं कर रहा। महिला डॉक्टर इवान से विनती करती है कि वह किसी अनुष्ठान के जरिए उस बच्चे को जगाने की कोशिश करे। इवान बच्चे को देखता है, उसकी हालत को समझता है और पहली बार उसके चेहरे पर गंभीरता दिखाई देती है, लेकिन वह साफ कह देता है कि वह उस बच्चे को ठीक नहीं कर सकता। वह वहाँ से जाने लगता है और जाते समय उसके मन में उस बच्चे के लिए सच्चा दुख होता है। उसी पल उसे अपना बचपन याद आता है, जब वह छोटा था और अनाथालय में रहता था। वहाँ के दूसरे बच्चे उसे परेशान करते थे। एक बार उन्होंने उसे एक कमरे में बंद कर दिया था। उस छोटे से इवान ने हार नहीं मानी। उसने एक छोटी सी पिन की मदद से ताला खोल लिया था और खुद को आजाद कर लिया था। वही पिन आज भी उसके पास है। वो उसे अपना लकी चार्म मानता है और हमेशा संभाल कर रखता है। कुछ समय बाद इवान एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। तभी वहाँ वही औरत का पति आ जाता है जिसके घर में इवान ने अनुष्ठान किया था। उसके साथ कई गार्ड्स भी होते हैं। इवान तुरंत समझ जाता है कि बात बिगड़ चुकी है। शायद उस आदमी को सच पता चल गया था।
खतरा भांपते ही इवान वहाँ से भाग निकलता है। भागते भागते वो एक अजीब सी स्लाइड में गिर जाता है और हैरानी की बात यह होती है कि वह दूसरी तरफ निकलकर सीधे एक घने जंगल में पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर इवान स्तब्ध रह जाता है। चारों तरफ अजीब सा माहौल, अलग तरह की ऊर्जा और अनजानी दुनिया। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके सामने एक आदमी आ जाता है। वही आदमी जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था, वही जो रानी से बचकर भाग निकला था। वह इवान से कहता है कि अब वह दूसरी दुनिया में आ चुका है। वो उसे बताता है कि उसके माता पिता ने उसे बचाने के लिए छिपा कर रखा था। इवान उसकी बातों को समझ नहीं पाता, लेकिन आसपास का जादुई माहौल देखकर हैरान रह जाता है। वो बूढ़ा आदमी इवान को एक अंगूठी देता है और उससे कहता है कि वह इस जगह को बचाए। उसके शब्दों में जल्दबाजी और डर साफ झलकता है। इवान उससे और कुछ पूछ पाता उससे पहले ही अचानक एक तीर आकर उस बूढ़े आदमी को लग जाता है। तीर लगते ही वो जमीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। कुछ ही पलों में घोड़ों पर सवार गार्ड वहाँ पहुँच जाते हैं। वे इवान को पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। वे राजा के सैनिक थे। वे इवान को अपने राजा के पास ले जाते हैं। राजा इवान के हाथ में अंगूठी देखकर शांत हो जाता है। वो बिना कुछ कहे उसके बंधन खुलवा देता है। फिर राजा इवान से कहता है कि वह उसका भाई है। बचपन में वो खो गया था और अब इतने सालों बाद उसे देखकर राजा बेहद खुश होता है। वह पूरे दरबार में इवान का परिचय करवाता है। इसके बाद राजा इवान की मुलाकात उसी रानी से कराता है, वही रानी जो शुरुआत में दिखाई गई थी और जिसने अल्योशा को पत्थर बना दिया था। रानी इवान को किला दिखाने के बहाने अपने साथ ले जाती है, लेकिन उसकी नीयत साफ नहीं थी। वह चालाकी से उसे एक कमरे में बंद कर देती है। उस कमरे के अंदर इवान की मुलाकात एक अजीब और डरावने आदमी से होती है, जिसका नाम कोश्चेई था। उसका शरीर अलग अलग हिस्सों में बंटा हुआ था और हर हिस्सा बर्फ में जकड़ा हुआ था, मानो उसे किसी भयानक जादू से कैद किया गया हो। वो आदमी इवान को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, मुझे पता है तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। इवान चौंक जाता है और उससे पूछता है, मेरे यहाँ आने की क्या वजह है। तब वो आदमी गहरी आवाज में कहता है, तुम अल्योशा के बेटे हो और इसी वजह से तुम्हें यहाँ लाया गया है। उनकी बातचीत अभी चल ही रही होती है कि तभी जेल का दरवाजा खुलता है और सैनिक एक और कैदी को अंदर लाते हैं। वह कोई साधारण कैदी नहीं, बल्कि एक चुड़ैल होती है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक और चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान होती है। इवान यह सब देखकर और भी उलझन में पड़ जाता है। वो बर्फ में जमे उस आदमी कोश्चेई से पूछता है, क्या मैं अपने संसार में वापस जा सकता हूँ। कोश्चेई गंभीर आवाज में जवाब देता है कि अगर इवान को इस दुनिया में जिंदा रहना है तो उसे एक जादुई हथियार की जरूरत होगी। वो बताता है कि एक विशेष जादुई तलवार है जिसे केवल अल्योशा का बेटा ही खोज सकता है। वो आगे कहता है कि एक समय उसने भी उस तलवार को उठाया था और उसी की शक्ति के कारण वो अमर बन गया, लेकिन बाद में शूरवीरों ने उन पर हमला कर दिया, उन्हें पकड़ लिया और कैद कर दिया। रात गहराती है, जेल में सन्नाटा छा जाता है। तभी अंधेरे में एक लड़की चुपके से अंदर आती है। उसका नाम नालसी था। चुड़ैल अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती है और जेल में मौजूद सभी पहरेदारों और कैदियों को गहरी नींद में सुला देती है। नालसी आगे बढ़कर कोश्चेई को मुक्त करने लगती है। वो उसके शरीर के बर्फ में जमे अलग अलग हिस्सों को जोड़ती है। धीरे धीरे बर्फ पिघलती है और कोश्चेई आजाद हो जाता है। आजाद होते ही कोश्चेई इवान से कहता है कि वह उनके साथ चले। उसे विश्वास था कि इवान उनकी मदद करेगा और जादुई तलवार तक पहुंचने की कुंजी वही है। इवान अपना सामान समेट रहा होता है, तभी गलती से उसका हाथ एक घंटी पर पड़ जाता है। घंटी बजते ही सन्नाटा टूट जाता है और गार्ड सतर्क हो जाते हैं। कुछ ही पलों में सैनिक वहाँ पहुँच जाते हैं। नालसी बहादुरी से गार्ड्स का सामना करती है। वो उनसे भिड़ जाती है और उनका ध्यान भटकाकर इवान और कोश्चेई को भागने का मौका देती है। तीनों किसी तरह वहाँ से निकल भागते हैं। जब रानी को खबर मिलती है कि सभी कैदी जेल से फरार हो चुके हैं, तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो खुद उन्हें पकड़ने के लिए निकल पड़ती है। इस बीच वे लोग काफी दूर निकल चुके होते हैं। अगले दिन रानी ये बात राजा को बताती है। राजा को ये बिल्कुल भी पता नहीं होता कि उसकी रानी ने उसके ही भाई इवान को कैद कर रखा था। उसे लगता है कि इवान ने कोश्चेई की मदद की है और वह देशद्रोह में शामिल है। दूसरी ओर इवान, नालसी और कोश्चेई एक पुराने से घर में पहुंचते हैं। वह चुड़ैल का घर था, लेकिन वहां पहुंचते ही इवान से एक बड़ी गलती हो जाती है। अनजाने में वो घर में आग लगा देता है। आग की लपटें उठने लगती है और उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती है। चुड़ैल गुस्से से भर जाती है, लेकिन कोश्चेई उसे समझाता है कि तलवार की खोज के लिए उन्हें इवान की जरूरत है। आखिरकार वे आगे की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। इवान, जो अब तक सब कुछ एक रोमांच की तरह देख रहा था, इस अजीब दुनिया की यात्रा का आनंद लेने लगता है। वे एक झील के किनारे पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक रक्षक से जानकारी मिल सकती थी। नालसी अपनी सुंदरता का इस्तेमाल कर उसे प्रभावित करने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वह रक्षक असल में मेंढक जैसा प्राणी है, तो वह झिझक जाती है और पीछे हट जाती है। तब चुड़ैल खुद को एक बेहद सुंदर महिला में बदल लेती है।
रक्षक उस पर मोहित हो जाता है और उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी दौरान रानी भी वहाँ पहुँच जाती है। उसे पता चल जाता है कि वह मेंढक जैसा प्राणी उनकी सहायता कर रहा है। वह तुरंत यह संदेश अपने राजा तक भिजवा देती है। आगे बढ़ते हुए वे एक गुफा तक पहुँचते हैं। गुफा के भीतर एक विशालकाय प्राणी गहरी नींद में सो रहा होता है। वे सावधानी से उसे जगाए बिना आगे बढ़ जाते हैं। तभी अचानक इवान का फोन बज उठता है। आधुनिक दुनिया की वह आवाज इस जादुई स्थान में गूंज जाती है। विशालकाय प्राणी जाग जाता है और गुस्से में इवान पर हमला कर देता है। नालसी उस मेंढक जैसे प्राणी से मदद मांगती है और तभी सच्चाई सामने आती है। वो कोई साधारण प्राणी नहीं बल्कि एक शूरवीर था। इसी बीच इवान को एहसास होता है कि वह विशालकाय प्राणी असल में एक महिला है। वह अपनी चतुराई और गीत से उसे शांत करने की कोशिश करता है। उसका गाना उस प्राणी को प्रभावित करता है और उन्हें वहाँ से निकलने का समय मिल जाता है। आगे चलते हुए वे एक और झील तक पहुँचते हैं। कॉस्चे उस मेंढक जैसे प्राणी से कहता है कि वो अपनी शक्ति से मछलियों को नियंत्रित करे ताकि वे सुरक्षित झील पार कर सके। लेकिन जैसे ही वो झील में झांकता है, विशाल मछलियों को देखकर डर जाता है और पीछे हट जाता है। इसी दौरान कोस्चेई और नालसी के बीच बहस शुरू हो जाती है। पुराने मतभेद फिर उभर आते हैं। गुस्से में नालसी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद कोस्चेई इवान को सच्चाई बताता है। वो कहता है कि राजा कभी नालसी को पसंद करता था। रानी इस बात से जलती थी। ईर्ष्या में अंधी होकर रानी ने नालसी के परिवार को मेंढक बना दिया था। चुड़ैल ने उनकी मदद की थी और रानी के जादू को पलटकर उन्हें दोबारा इंसान बना दिया था। ये कहानी सुनकर इवान का दिल पसीज जाता है। वो नालसी को मनाने के लिए एक खरगोश लेकर जाता है, लेकिन नालसी उसे देखकर डर जाती है। अचानक वो खरगोश रानी में बदल जाता है। चारों तरफ से रानी के गार्ड्स उन्हें घेर लेते हैं। बचने के लिए वे पास के एक कुएं में कूद जाते हैं और रास्ता बंद कर देते हैं। कुछ ही देर में वह मेंढक जैसा प्राणी भी वहाँ पहुँचता है। चुड़ैल को देखकर वो गुस्से से भर उठता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसे धोखा दिया गया था। फिर भी वो उनकी मदद करने का फैसला करता है और रानी का सामना करने के लिए वहीं रुक जाता है। रानी उससे लड़ती है और अंततः उसे खत्म कर देती है। इवान और बाकी लोग दूसरे रास्ते से आगे बढ़ जाते हैं। इवान अब अपने संसार में लौटना चाहता है, लेकिन नालसी इससे खुश नहीं होती। वह इवान को पसंद करने लगी थी। अगली सुबह वे जागते हैं तो रानी अपने गार्ड के साथ सामने खड़ी मिलती है। नालसी बहादुरी से गार्ड से लड़ती है। लड़ाई के दौरान वो ऊंचाई से गिर जाती है, लेकिन गिरते ही मेंढक में बदलकर अपनी जान बचा लेती है। रानी इवान को पकड़कर अपने साथ ले जाती है, लेकिन इवान चालाकी से उसका ध्यान भटकाकर भाग निकलता है। भागते हुए वह एक विशाल कक्ष में पहुंचता है, जहां अनगिनत तलवारें सजी हुई होती है। रानी भी पीछे पीछे वहां पहुंच जाती है और अपनी जादुई शक्ति से इवान पर हमला करती है। इसी अफरातफरी में इवान को असली जादुई तलवार मिल जाती है। जैसे ही वो उसे पकड़ता है, उसकी शक्ति जाग उठती है। वह उसी तलवार से रानी को आसानी से परास्त कर देता है। बाद में वह तलवार कोस्चेई को दे देता है, लेकिन कोस्चेई उसे धोखा देता है। वह उस तलवार को राजा के साथ एक रहस्यमयी पत्थर के बदले बदलना चाहता है। तभी सच्चाई सामने आती है। असली मास्टरमाइंड खुद राजा था। वह तलवार और उस जादुई पत्थर की शक्ति से अमर होना चाहता था, लेकिन लालच में अंधा राजा कोस्चेई को भी धोखा दे देता है। जब राजा कोस्चेई पर हमला करता है, तभी नालसी वहाँ पहुँच जाती है। नालसी हमला करते हुए तलवार दूर फेंक देती है। इवान तलवार उठाता है और अचानक अपने असली संसार में लौट जाता है, लेकिन अपने संसार में लौटकर भी वो खुश नहीं होता। उसके मन में ग्लानि होती है कि उसने नालसी को इस तरह छोड़ दिया। वह फिर उसी स्लाइड वाले रास्ते से दोबारा जादुई दुनिया में लौट जाता है। इस बार गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। उधर राजा अपना अमरता वाला जादू पूरा करने ही वाला होता है कि तभी इवान वहाँ पहुँच जाता है और उस पर वार करता है। राजा पलटकर इवान को खत्म करने बढ़ता है, तभी एक ड्रैगन वहाँ आ जाता है। वह इवान की मदद करता है और उसे नालसी को आजाद कराने का मौका मिलता है। नालसी इवान से कहती है कि अगर वह राजा के जादुई पत्थर को तोड़ देगा तो राजा जल्द ही मर जाएगा। इवान राजा का ध्यान अपनी ओर खींचता है। वह अपनी तलवार नीचे रख देता है और उससे सीधे मुकाबले में उलझ जाता है। दूसरी तरफ रानी और नालसी के बीच भी भयंकर युद्ध चल रहा होता है। इसी दौरान इवान को पता चलता है कि रानी और राजा ने उसके पिता को भी पत्थर बना दिया था। तभी कोस्चे उस जादुई पत्थर को उठा लेता है। कुछ पलों के लिए ऐसा लगता है कि वह पत्थर की शक्ति खुद के लिए इस्तेमाल करेगा, लेकिन अचानक वह अपनी तलवार उठाता है और पूरे जोर से उस पत्थर को तोड़ देता है। पत्थर टूटते ही उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। उसी क्षण कोस्चेई और राजा दोनों की मृत्यु हो जाती है। रानी मौका देखकर वहाँ से भाग निकलती है। राजा के मरते ही जो भी लोग पत्थर बने हुए थे, वे सब फिर से सामान्य हो जाते हैं। उनमें इवान के पिता भी शामिल थे। पिता और पुत्र एक दूसरे को देखकर भावुक हो जाते हैं। वर्षों का बिछड़ाव खत्म हो जाता है। इवान फैसला करता है कि वह इसी दुनिया में अपने पिता के साथ रहेगा। कुछ समय बाद उसकी शादी नालसी से हो जाती है। एक दिन इवान अपने पुराने संसार में वापस जाता है। वह कोमा में पड़े उस बच्चे को एक जादुई पेय पिलाता है। उस पेय के असर से बच्चा होश में आ जाता है और पूरी तरह ठीक हो जाता है। इसी सुखद अंत के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है।